पानी जो हर इंसान की ज़रूरत है, जिसके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। क्या होगा जब वही पानी श्रापित बन जाए। ये कहानी है पानीपुर गांव की, जो एक बहुत छोटा सा गांव था, जहां पास ही में एक कुआं था और सभी गांव के लोग वहां से पानी भरते थे और अपने दिन की ज़रूरत को पूरा करते थे। गांव के पास एक कब्रिस्तान भी था, जहां एक औरत रहा करती थी, जिसका नाम था कमलेश। एक दिन कमलेश का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और उसे पानी की बहुत जल्द ज़रूरत थी। वैसे तो कमलेश कब्रिस्तान को पार कर कर कुएं से पानी लाया करती थी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी, पर अपने बेटे के बीमार होने के कारण कमलेश पास ही के गांव पानीपुर के कुएं से पानी लेने के लिए चल पड़ती है। कमलेश कुएं से पानी भर लेती है और जैसे ही वो वापस जाने लगती है, तभी वहाँ पानीपुर के गांव की 3 औरतें आ जाती हैं। अरे ये औरत कौन है? ये हमारे गांव की तो नहीं लगती। हाँ, ये हमारे गांव की थोड़ी ना है। ये तो वो पास का जो कब्रिस्तान है ना, ये वहाँ पर रहती है। तो ये यहाँ से पानी क्यों भरने आई है? इसे ये नहीं पता कि यहाँ पे तो पानी की कटौती चल रही है। और गुस्से में वो औरतें कमलेश के पानी के मटकों को फोड़ देती हैं और उसे वहाँ से पानी नहीं लेने देती। और जब तक कमलेश दूर से जाकर पानी भरकर लाती है, तब तक उसका बेटा दम तोड़ चुका होता है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर कमलेश फूट फूट कर रोने लगती है। कमलेश इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और पानीपुर के कुएं में जाकर कूद जाती है। अगले ही दिन गांव वालों को कमलेश की लाश उसी कुएं में मिलती है। कुछ दिनों बाद से ही गांव वालों को उस कुएं में से किसी के रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद से ही गांव में ये बातें फैल जाती हैं कि मैंने सुना है कि कुएं में से ना किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। हाँ, मुझे भी लगता है ये तो कमलेश की ही आत्मा है। एक रात सरपंच के घर भी कुछ दिल दहला देने वाली घटना होती है। रामवती, जरा मेरे लिए पानी लेकर आना। और जब रामवती रसोई में पानी लेने के लिए जाती है तो उसे कमलेश का डरावना चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर कमलेश के हाथ से मटका गिर जाता है और कमलेश बहुत ज़्यादा डर जाती है। इस हादसे के बाद से गांव में सन्नाटे भरा माहौल हो जाता है और लोगों को लगता है कि कमलेश वापस आ चुकी है। मोहन बाहर आकर देखता है कि उसका बेटा जंगल की ओर जा रहा है। बबलू बेटा, कहाँ जा रहे हो? रुको बेटा, रुक जाओ। मोहन अपने बेटे के पीछे चलते चलते उस कुएं तक पहुंच जाता है। ये लड़का इतनी रात को इस कुएं के पास क्यों आ गया? बबलू बेटा, वापस आजा, कहाँ है तू? मैं सबसे बदला लूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले ही दिन गांव वालों को मोहन की लाश उसी कुएं में मिलती है। मोहन की मौत के बाद सभी गांव वाले इसी बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये कमलेश की ही आत्मा है जिसने मोहन को मार दिया है। ये हम सबको मार देगी, ये अपना बदला ले रही है बस। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। और वो सब ये फैसला करते हैं कि कमलेश की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा करना ही सही रहेगा। मैंने पूजा कर दी है, पर लेकिन अब कोई भी इस कुएं को नहीं खोलेगा, वरना मैं क्या, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और तब से उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। 1 साल बाद
राहुल, पानी देना मुझे। पानी तो ख़त्म हो गया है। चलो तुम यहीं पर रुको, मैं आसपास से पानी भरकर लेकर आता हूँ। राहुल चलते चलते उसी कुएं के पास पहुंच जाता है और उसे खोल देता है। ये किसकी आवाज़ है? जैसे ही राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो स्कूल, जो सबके ज़िंदगी की कभी ना भूलने वाली याद होता है, और स्कूल में बनाए गए दोस्त भी बहुत यादगार होते हैं। पर क्या होगा तब जब वही स्कूल का दोस्त आपकी सबसे भयानक याद बन जाए। ये कहानी है केशव की, जो 5 साल बाद अपनी ग्रेजुएशन कनाडा से पूरी कर वापस आता है। अपने शहर को दोबारा से इतने सालों बाद देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इसी वजह से वो अपने शहर का टूर करने के लिए निकल पड़ता है। 5 साल हो गए, पर ये शहर अभी भी वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं आया इसमें। और चलते चलते वो अपने स्कूल के पास पहुंचता है। स्कूल को दोबारा से देखने के बाद उसकी स्कूल की यादें ताज़ा हो जाती हैं, और उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए वो स्कूल में चला जाता है। स्कूल को कुछ देर देखने के बाद जैसे ही वो वापस जाने लगता है तो वो देखता है कि स्कूल के ग्राउंड में एक लड़का अकेला बैठा हुआ है। उसके पास पहुंचकर वो देखता है कि ये तो उसके स्कूल का दोस्त रोहन है। केशव अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है और उससे बातें करने लगता है। अरे रोहन यार, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे भी मेरी तरह स्कूल की याद आ रही थी ना? तुझे पता है मैं तुम सबको बहुत मिस करता हूँ, मुझे स्कूल की बहुत याद आती है। पर रोहन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। अरे यार, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? चल आजा मेरे साथ, मैं अब अपने बाकी दोस्तों को मिलने जा रहा हूँ, आजा तू भी मेरे साथ चल। पर रोहन उससे कहता है, क्या तू मुझे मेरे घर तक छोड़ सकता है? हाँ ठीक है, मैं तुझे पहले घर छोड़ देता हूँ। केशव अपनी गाड़ी में रोहन को घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है और उससे बातें करता रहता है। रोहन तू भी चलना मेरे साथ, हम सब बहुत मज़े करेंगे। पर जब वो देखता है कि रोहन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा तो उसे बहुत अजीब लगता है और रोहन के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाता रहता है। गाड़ी चलते चलते बहुत सुनसान रास्ते पर आ जाती है, और जब तक रोहन गाड़ी को रोकने के लिए कहता है तब तक गाड़ी जंगल के बीचों बीच आ चुकी होती है। केशव के गाड़ी रोकते ही रोहन बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर जाता है और जंगल के बीचों बीच कहीं गायब हो जाता है। केशव को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो भी अपनी गाड़ी से उतर जाता है। गाड़ी से उतरते ही उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पुकार रहा है। केशव उस आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, पर उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता और केशव वहाँ से वापस आ जाता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए वो क्लब चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। लगता है तुझे तो बिना भी ये चढ़ गई है। अरे यार, पर मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तू सच बोल रहा है, पर रोहन तो 5 साल पहले ही मर चुका है। ये सुनकर केशव बहुत हैरान हो जाता है। ये सब कैसे हो सकता है? जो मेरे साथ था फिर वो कौन था? मतलब मैं इतनी देर से एक मरे हुए से बात कर रहा था। क्या तुम भी मेरे दोस्त बनोगे? ये कहानी है अनीता की, जिसके साथ कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई थी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अनीता जो अपनी मम्मी के घर से अपने घर की ओर लौट रही थी। ड्राइवर, मौसम कितना ख़राब हो रहा है, कितना समय लगेगा घर पहुंचने में? जल्दी चलो ना।
मेम साहब, बस पहुंचने ही वाले हैं। ड्राइवर, ये गाड़ी को क्या हो गया? मेम साहब, लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, मैं अभी चेक करता हूँ। तब तक आप ऐसा करें, वहाँ सामने हवेली में चली जाइए। हाँ ठीक है, तुम बस गाड़ी ठीक करो जल्दी। ड्राइवर की बात सुनकर अनीता उस पुरानी हवेली की ओर चल पड़ती है। हवेली के दरवाजे को बंद देखकर अनीता उसी दरवाजे के सामने खड़कर गाड़ी के ठीक होने का इंतज़ार करने लगती है। ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल सकता है? दरवाजे के अचानक से खुलने की वजह से अनीता डर जाती है, पर हवेली को अंदर से देखने की उत्सुकता में वो अंदर चली जाती है। कितनी धूल मिट्टी है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर बरसों से कोई नहीं आया। चलते चलते अनीता फिर एक कमरे में चली जाती है। हैरानगी की बात है, इतनी बड़ी हवेली में कोई रहता क्यों नहीं है? दिखने में तो ये कमरा पक्का किसी लड़की का ही लग रहा है। इतना बड़ा शीशा है यहाँ पे, और कितना मैला भी है। जब अनीता शीशे के सामने खड़कर बातें कर रही थी, तब उसे अचानक से ही घुंघरुओं की आवाज़ आती है। पर जब अनीता पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देती है। वाओ, ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, एकदम राजा महाराजाओं के समय वाली लग रही है। घुंघरू की आवाज़ सुनकर जब अनीता कमरे से बाहर आती है तो उसे सीढ़ियों पर एक अजीब सा साया दिखाई देता है, और जब वो उसके पास जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक अंगूठी गिरी हुई मिलती है। कितनी रॉयल रिंग है ये। मेम साहब, गाड़ी ठीक हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए। हाँ ड्राइवर, आ रही हूँ। और जल्दी जल्दी में अनीता उस अंगूठी को भी अपने साथ ही ले जाती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। घर पहुंचते ही अनीता ये सारी बात अपने पति आलोक को बताती है। अनीता, तुम पागल तो नहीं हो? तुम उस हवेली में क्यों गई? क्यों, उस हवेली में क्या है? तुम्हें नहीं पता? आसपास के सभी लोग ये कहते हैं कि वो हवेली हॉन्टेड है। अच्छा ठीक है, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। देर रात को अनीता की नींद कुछ आवाज़ें सुनकर खुलती है। उन घुंघरू की आवाज़ सुनकर अनीता उसके पीछे पीछे चलना शुरू करती है और देखती है कि आवाज़ तो उसके लिविंग रूम से ही आ रही है। अपने सामने एक लड़की को नाचता हुआ देखकर अनीता बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो लड़की एक बहुत डरावनी चुड़ैल बन जाती है। आलोक जल्दी आओ। क्या हुआ अनीता, क्या हुआ? आलोक वहाँ कोई था आलोक। और जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब उन्हें दोबारा से एक घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। और जब आलोक लिविंग रूम में देखने जाता है तो उसे वहाँ एक गिरी हुई अंगूठी मिलती है। आलोक, ये तो वही अंगूठी है जो मैं उसी हवेली से लेकर आ गई थी। क्या तुम वहाँ से एक अंगूठी भी ले आई? हम कल ही अंगूठी वहाँ वापस फेंक कर आएंगे। सुबह होते ही आलोक और अनीता उस हवेली की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो दोनों हवेली के अंदर जाने ही लगते हैं तब उन्हें पीछे से कोई रोक लेता है। सुनो, तुम दोनों वहाँ क्या जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये हवेली कितनी मनहूस है? आप इस हवेली के बारे में कुछ जानती हैं क्या? मेरी बीवी कल वहाँ से एक अंगूठी उठा लाई थी। मुझसे बेहतर ये हवेली के बारे में और कौन जानता होगा। ये बात बहुत साल पुरानी है, जब ये हवेली बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, जिसके मालिक महाराजा वीर सिंह थे। वीर सिंह एक बहुत ही शूरवीर राजा था।
इसी कारण उसके बहुत से दुश्मन भी थे। राजा को नृत्य देखने का बहुत शौक हुआ करता था। पर वो नृत्यकार दुश्मन की भेजी हुई एक गुप्तचर थी। राजा को इसके बारे में पता चल गया था और राजा ने फिर उसे बहुत बेरहमी से मार दिया था। मरते समय उसके हाथ में यही अंगूठी थी और तभी से लोगों को उसी घुंघरुओं की आवाज़ें आने लग गई थी और कुछ ही दिनों बाद राजे की भी बहुत अजीब तरीके से मौत हो गई थी। जब बूढ़ी औरत उन्हें कहानी सुना रही थी तब उसे हवेली की खिड़की पर एक डरावना साया दिखाई देता है। उस साए को देखकर बूढ़ी औरत बहुत डर जाती है। मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी चले जाओ यहाँ से। बूढ़ी औरत की कहानी सुनने के बाद अनीता और आलोक को लगता है कि यह अंगूठी ही इस फसाद की जड़ है, इसलिए वो अंगूठी को हवेली में रखने के लिए चल पड़ते हैं। आलोक, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। चलो हम वापस चलते हैं घर पे। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुको, मैं अकेला रख के आता हूँ। और आलोक हवेली के अंदर अकेला चला जाता है। आलोक डरते डरते उसी पेंटिंग के पास पहुंच जाता है और उस अंगूठी को वहां रख देता है। घुंघरू की आवाज सुनकर जब आलोक अपना मुंह पीछे कर कर देखता है, ये क्या, ये सब लोग कौन है और ये क्या हो रहा है यहाँ? धीरे धीरे महफिल के वो सभी लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं और वो लड़की ही अकेली नाच रही थी। ये तो आलोक की आवाज है। आलोक की चीख सुनकर अनीता भी उस हवेली के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर वो देखती है कि आलोक तो मर चुका है। आलोक, तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई आलोक? 1 साल बाद। अपने पति की मौत और इस हादसे के बाद अनीता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसी सदमे की वजह से अनीता पागल हो जाती है। घुंघरू